सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मध्यकालीन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी महाशक्ति के रहस्यों को खंगालने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की। एक ऐसा नाम सुनते ही दिमाग में आता है स्वर्ण युग, बेशुमार दौलत और एक ऐसी सैन्य ताकत जिसने पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम इस विश्लेषण के लिए नवीनतम ऐतिहासिक शोध और हाल ही में हुई एक बेहद दिलचस्प पुरातात्विक खोज का सहारा ले रहे हैं। इन पन्नों को पलटते हुए एक ऐसे सचमुच भव्य युग की तस्वीर सामने आती है जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप खुद देखेंगे कि ये कितना रोमांचक है। तो कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के कोविलूर में। वहाँ उत्तर चोल काल के एक शिव मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा था और खुदाई के दौरान मिट्टी का एक साधारण सा बर्तन मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, राइट? लेकिन उसके अंदर जो था उसने सबको पूरी तरह चौंका दिया। उसमें पूरे 103 पंचचिन्हित एकदम शुद्ध सोने के सिक्के थे। है ना कमाल की बात? अब सवाल ये उठता है कि ये दबे हुए 103 सोने के सिक्के आखिर हमें मध्यकालीन दक्षिण भारत के बारे में क्या बताते हैं। देखिए, ये खोज सिर्फ किसी खजाने की कहानी नहीं है। ये दरअसल एक एंट्री पॉइंट है उस साम्राज्य की अंदरूनी कार्यप्रणाली को समझने का। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी बेशुमार दौलत सिर्फ किस्मत का खेल नहीं थी, बल्कि वो एक शानदार प्रशासन और कभी न हारने वाली सैन्य शक्ति की मजबूत नींव पटिकी थी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था, व्यापार और कृषि की। देखते हैं कि आखिर इन सिक्कों को ढालने वाला आर्थिक इंजन काम कैसे करता था। इन सिक्कों को अगर हम ध्यान से देखें तो इन 5 मिलीमीटर के शुद्ध सोने के सिक्कों पर वरा यानी सुअर का प्रतीक बना है, जो असल में भगवान विष्णु का एक अवतार है। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये कोई आम मुहर नहीं थी। ये सीधा सीधा एक संदेश था कि शाही सत्ता और उनकी अर्थव्यवस्था को सीधे ईश्वर की मंजूरी मिली हुई है। मतलब धर्म और अर्थशास्त्र का एकदम सटीक और अचूक संगम। और ये साम्राज्य दुनिया से बिल्कुल भी कटा हुआ नहीं था, बल्कि ये तो ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब था। जरा सोचिए, इनके समुद्री व्यापार मार्ग फारस, अरब, चीन और पुर्तगाल तक फैले हुए थे। वे भारी मात्रा में मसालों और सूती वस्त्रों का निर्यात करते थे और उसके बदले में सेना और दरबार के लिए बेहतरीन अरबी घोड़े और शानदार रेशम का आयात करते थे। लेकिन इस शानदार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की असली नींव क्या थी? वो थी उनकी बेहद एडवांस्ड घरेलू कृषि प्रणाली। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के पानी का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल किया गया और टैंकों, नहरों और कुओं का एक विशाल सिंचाई नेटवर्क खड़ा कर दिया गया। क्योंकि सीधी सी बात है, एक मजबूत खेतीबाड़ी के बिना इतनी विशाल अर्थव्यवस्था खड़ी करना सच में असंभव था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सैन्य शक्ति और विजय को। आखिर इतनी बड़ी दौलत की रक्षा कैसे की जाती थी? जाहिर है, इतनी बेहिसाब संपत्ति की हिफाजत के लिए लोहे जैसी मजबूत दीवार तो चाहिए ही थी। विजयनगर की सेना वाकई में खौफनाक थी। पैदल सेना, बाहर से मंगाए गए अरबी घोड़ों वाली तेज घुड़सवार सेना, युद्ध के विशाल हाथी और तो और उस जमाने के हिसाब से एकदम आधुनिक तोपखाने और आग्नेयास्त्र। ये विशाल सेना पड़ोसी सल्तनतों के लिए एक बहुत बड़े डर का कारण थी। ये उस दौर का आप कह सकते हैं अल्टीमेट मिलिट्री अपग्रेड था। और फिर एंट्री होती है सम्राट कृष्ण देवराय की, जिनके नेतृत्व में यह साम्राज्य अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच गया। 1509 से लेकर 1520 के बीच, यानी सिर्फ एक दशक के अंदर सुल्तान महमूद पर दक्कन में जीत, फिर उदयगिरी किले की सफल घेराबंदी और रायचूर किले पर कब्जा। इन लगातार और निर्णायक सैन्य जीतों ने साम्राज्य की सीमाओं को उस हद तक फैला दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब इतने बड़े जीते हुए साम्राज्य को संभालना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। तो अब बात करते हैं उनके प्रशासन और न्यायंकारा प्रणाली की। देखिए, इतने विशाल साम्राज्य को सिर्फ एक जगह से बैठकर चलाना तो सच में नामुमकिन था, और यहीं पर न्यायंकारा प्रणाली ने अपना कमाल दिखाया। इस सिस्टम में होता यह था कि जो सैन्य प्रमुख होते थे, जिन्हें नायक कहा जाता था, उन्हें सेना बनाए रखने और सुरक्षा की जिम्मेदारी के बदले अमरम नाम की जमीन दी जाती थी। यह सत्ता को बांटने का एक इतना बेहतरीन तरीका था कि जरूरत पड़ने पर पलक झपकते ही सेना भी तैयार हो जाती थी और स्थानीय स्तर पर टैक्स वसूलना भी एकदम आसान हो गया था। आप इसे गवर्नेंस की एक मास्टर क्लास मान सकते हैं। राजा के पास सर्वोच्च अधिकार थे। वे न्याय और विदेशी मामलों जैसे बड़े फैसले लेते थे। वहीं दूसरी तरफ नायकों के पास अपने इलाकों में पूरी छूट थी।
वे टैक्स वसूलते थे और कानून व्यवस्था संभालते थे। केंद्रीकृत राजशाही और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच का ये शानदार बैलेंस ही वो वजह था जिसने इस साम्राज्य को सदियों तक एकदम स्थिर और मजबूत बनाए रखा। चलिए अब नजर डालते हैं विदेशी यात्रियों और उस दौर की संस्कृति पर, क्योंकि इस कामयाबी के चर्चे सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहे थे। इस साम्राज्य की भव्यता कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। इटली, फारस और पुर्तगाल जैसे दूर दराज के देशों से आने वाले यात्रियों का तो जैसे तांता लगा रहता था। निकोलो डी कोंटी, अब्दुल रज्जाक और डोमिंगो पेस जैसे लोगों ने राजधानी हम्पी की भव्यता और वहां के आर्किटेक्चर को अपनी आंखों से देखा और उसे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। सच कहूं तो हम्पी उस समय का सबसे बड़ा मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बन चुका था। इटली के यात्री निकोलो डी कॉन्टी जब यहाँ आए तो यहाँ के शानदार महलों और बाजारों को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। उन्होंने जो लिखा वो सीधा इस बात का सबूत है कि यह एक बेहद अमीर और फलती फूलती सभ्यता थी जो ग्लोबल ट्रेड से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। इसी तरह पुर्तगाल से आए डोमिंगो पाइस ने भी एक बहुत ही दिलचस्प बात नोट की। उन्होंने बताया कि कैसे वहाँ की एडवांस सिंचाई तकनीक ने सिर्फ राजा का खजाना ही नहीं भरा बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत ही सही दामों पर अच्छी फसलें पैदा की। यानी उस दौर की इंजीनियरिंग का सीधा फायदा आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने में हो रहा था। अब बात सिर्फ जंग और पैसे की ही नहीं थी, ये सच में एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग था। सम्राट कृष्णदेव राय खुद कई भाषाओं के ज्ञाता थे और उन्होंने अपने दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 महान तेलुगु कवियों को खास जगह दी थी। आप इन्हें उस दौर की साहित्य की ड्रीम टीम कह सकते हैं। ये दिखाता है कि इस साम्राज्य में कला और साहित्य को कितना ऊंचा दर्जा दिया जाता था। और अब वापस लौटते हैं अपने उन्हीं 103 सोने के सिक्कों पर जो तमिलनाडु में मिले थे। इन सब बातों को जानने के बाद ये एकदम साफ हो जाता है कि ये सिर्फ लेन देन के सिक्के नहीं हैं। ये एक ऐसे शानदार समाज की निशानी है जिसने सैन्य ताकत, आर्थिक दूरदर्शिता और कमाल के प्रशासन को बड़ी खूबसूरती से एक साथ पिरोकर एक महान साम्राज्य खड़ा किया था। एक छोटे से मिट्टी के बर्तन से निकली ये पूरी कहानी हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है ना? आखिर हमारे अतीत के और कितने अनगिनत रहस्य, कितनी भूली हुई महान कहानियां आज भी कहीं किसी मिट्टी के नीचे चुपचाप दबी पड़ी हैं, बस इस बात के इंतजार में कि कब वो बाहर आएं और पूरी दुनिया के इतिहास को एक बार फिर से लिख दें।